वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारे लेक्चर 16B में कैलेंडर एंड क्लॉक टॉपिक हम कर रहे थे। इसके बेसिक्स हम कर चुके थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें करने थे। इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं कैलेंडर एंड क्लॉक के, तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने ये पूरे बेसिक्स जो है उसमें कवर कर लिए हैं। और अब हम आ रहे हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो हमने बेसिक्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, वो ये मान के चलिए इस टॉपिक का सिर्फ 30 to 35% है। जो एक्चुअल में एप्लीकेशन पार्ट है, वो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कैसे वो मैं समझाता हूँ। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में कि जो कैलेंडर और क्लॉक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको यूपीएससी दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछता है। ठीक है, कैसे पूछता है, देखो पहला ही क्वेश्चन देखो। इफ टुडे इज संडे, देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10th डे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, करने का ट्राई कीजिए, जिसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई होप अपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लो कोई एक दिन आपको दिया हुआ है कि इस दिन संडे है, और इसके आपको बोले कि इतने दिनों बाद क्या होगा, तो आप क्या करते हो भाई, जितने डेज का डिफरेंस है उसमें 7 का डिवाइड देके क्या निकालते हो, रिमाइंडर निकालते हो। ठीक है, और उस रिमाइंडर में जितना और डे आया उसको इसमें आप जोड़ देते हो, ये मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अब ये 10 की पावर 10 है अपॉन 7 है, रिमाइंडर निकाले कैसे। अब रिमाइंडर निकालने के लिए आप कुछ रिमाइंड कीजिए कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा नंबर सिस्टम, उसमें एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो तो, जिसमें शायद ऐसा कुछ था 7 की पावर 7/4 या 4 की पावर 9/7, ऐसा कुछ करके था, जिसमें पावर में मैंने आपको सिखाया था एक जुगाड़ टेक्निक निकालने की। तो मैंने उस टाइम आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो 10 की पावर 10/7 है। ठीक है, तो अगर 10 का हम 7 में डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 10 की पावर 3/7। ठीक है, अब ये 3 की जो पावर 10 है, 3 की पावर 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2 की पावर 5/7। क्यों, क्योंकि 5 टू 10 हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ सर। अब ये 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर है 9, 9 की पावर 5/7 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखो 9 की पावर 5, अब 7 में, अब अगर 9 में 7 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। तो 2 की पावर 5/7, अब 2 की पावर 5/7 का तो आप डिवाइड देके देख सकते हो। 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, 32/7, रिमाइंडर कितना आएगा 4, 7 4 28, और रिमाइंडर बचा 4, 4 क्या बचा आपका, रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को क्या करना है, आपको इस संडे में जोड़ देना है, तो संडे में 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, थर्सडे। थर्सडे आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, आपको पता होगा कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर डेट पे आपको डे पता है और उसके कुछ डिफरेंस डेज के बाद अगर आपको डे निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना होता, कैलेंडर वाले क्वेश्चन में 7 से हमेशा डिवाइड देना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है। अब रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे नंबर सिस्टम का तरीका याद करना पड़ेगा। उस समय मैंने आपको इसी को खोल के बताया था ऐसे करना, कि इसको आप खोल के और फिर कर लो। चाहे आप इसको खोल के करो, चाहे आप ऐसे करो डायरेक्ट, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बात वही है। इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि मुझे ये सॉल्यूशन का तरीका सीखना है। जैसे कभी भी ऊपर पावर में कुछ हो और नीचे हो, अगर ये इससे बड़ा है ना, तो आप डायरेक्टली रिमाइंडर निकालो। ठीक है, रिमाइंडर निकालिए, पावर में लिख दिया। अब 3 क्या है, 7 से छोटा है, छोटा है ना। और यहाँ पर 3 की पावर 10 का अगर मैं कर दूं, तो मैं 3 की को 10 बार मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करो, इसको इस तरीके से चेंज करो कि इससे बड़ा नंबर आ जाए। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, 3 के स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया 9 की पावर 5। अब फिर से मैंने वही कि 9, जैसे इसमें डिवाइड लगाया तो 2 रिमाइंडर बचा। अब 2 की पावर 5 चाहे इससे छोटा है, लेकिन 2 की पावर 5 को मैं खोल सकता हूँ ना, तो 2 की पावर 5 मैंने खोल ली, 32 आ गया और मैंने रिमाइंडर निकाल लिया। ठीक है, ये तरीका आपको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। दिखने में काफी इजी क्वेश्चन है, पर इसमें गलती होने के चांस हैं। कैसे हैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड। यानी आपको ये बताना है कि एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स सेकेंड, एक्स मिनट और एक्स सेकेंड के अंदर कितने सेकेंड होंगे टोटल, और आंसर भी आपको एक्स में निकालना है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्स वीक्स। एक्स वीक्स का मतलब क्या है? एक्स वीक्स का मतलब एक वीक के अंदर कितने डे होते हैं? 7 डेज। एक डेज में कितने आवर्स? 24। एक आवर में कितने मिनट? 60। और एक मिनट में कितने सेकेंड? 60। और ये मल्टीप्लाई बाय एक्स। समझ में आ गया? ठीक है, प्लस एक्स डेज। एक्स डेज मतलब एक डे में 24 आवर, 24 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय एक्स। नेक्स्ट क्या है? एक्स आवर्स। एक्स आवर्स मतलब एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड। एक्स मिनट, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय एक्स, और प्लस एक्स सेकेंड तो है यानी 1x। एक्स और 1x तो एक ही बात होती है, ठीक है ना? इसको इस तरीके से लिखना है। अब गलती एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या होती है कि हम सिर्फ यही लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं और छोड़ देते हैं। हमको ये समझ नहीं आता कि एक्स वीक एक्स डे से सबको जोड़ के लिखना है अलग अलग, ना कि एक बार में। क्योंकि हमको लगता है कि अच्छा देखो, वीक क्या आ गया, डे आ गया, आवर आ गया, मिनट आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है हो गया मेरा क्वेश्चन। नहीं, एक्स वीक्स में पूरे एक साथ आएंगे, ये एक्स डेज में आएंगे, ये एक्स आवर्स में आएंगे, ये एक्स मिनट्स में आएंगे, और ये एक्स सेकंड में आएंगे। अब करना क्या है? मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं। पहले 1x प्लस 60x, 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 एक्स। अब 3600 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो वैसे ही आ गए, ठीक है। 24 5 जा 120, एंड 24 6 जा 144। 24 3 जा 72, 72 and 14 is 86। 86 400 x प्लस, अब 86 400 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है। 00 7 4 जा 28, 6 7 जा 42 and 2 44, 8 7 जा 56 and 4 60। 60 4800, 604800 x। अब इन सबको करना है आपको प्लस। 604800, 86400, 3600, 60 और 1, 1 6 8 and 4 12, 12 and 6 18, 6 and 4 10, and 1 11, and 3 14, 9 6 6 9 4 8 6 1, 6 9 4 8 6 1 x। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में गलती होने के चांसेस थे, बाकी क्वेश्चन इजी। चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट कह रहा है बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ हावर एंड मिनट हैंड कॉन्साइड, यानी मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब मिलते हैं, बल्कि आपको एक टाइम दे दिया कि 3:16 और 3:17 के बीच में मिलते हैं क्या। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरे से क्वेश्चन ये होता कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिलते हैं तो मैं क्या करता। आपको पता है कि 3 से 4 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो वो 3:15 के पास मिलेंगे, यानी दोनों जो सुइयां हैं वो 3 पर होंगी। फिर आपको हमेशा पता है कि करना क्या होता है, जो मिनट वाला होता है उसको 12/11 से मल्टीप्लाई करना होता है। 12/11 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, 15 बन जा 15, एंड 3 18/11। अब इसको फ्रैक्शन में डालना होता है, तो 11 बन जा 11, और ये हो जाएगा 8 and 0, ये हो जाएगा 11 11 और 7 और 0, तो 11 6 से 66 और 4/11, ठीक है। यानी ये हो गया 3 16 4 11। देख लो, 3:16 और ये मिनी सेकेंड है, तो 3:16 और 17 मिनट के बीच का टाइम हो गया। जी हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कंसाइड। इस बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। आपको आवर एंड और मिनट हैंड नहीं बोला, बल्कि मिनट और सेकंड हैंड बोला है, और आपको बोला है 4:58 से 4:59 के बीच। अरे सर, मिनट और सेकंड हैंड तो हर मिनट में एक बार मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? देखो सर, जैसे कि सेकंड हैंड है, ये तो हर सेकंड घूम रही है और ये पूरा राउंड लगा रही है, और यहीं बीच में कहीं पे मिनट हैंड होगी,
ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि हर एक मिनट के अंदर मिनट हैंड सेकंड हैंड से मिलती है। अब चाहे मान लो आपको क्लास में ये चीज़ नहीं भी पढ़ाई गई, तो इतना तो आप खुद से सोच सकते हो ना कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड तो हर एक मिनट के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। तो 458 और 450 के बीच में भी मिलेगी ही मिलेगी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही, आंसर हो गया सी। अगर देखो इतना क्या है कि क्लास में पढ़ाने के बाद एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, और आपको खुद से भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि इतना मैं सोच लूँगा। ठीक है, और आपको सोचने की कोशिश करनी है इतना। ठीक है, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल सोच ही नहीं पाएंगे कि अगर मेरे को तो क्लास में आवर एंड और मिनट एंड पढ़ाया था और यहाँ तो मिनट और सेकंड पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना आप सोच सकते हो, चीज़ें ईजी ही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, फ्रॉम January 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑफ mth डे ऑफ द ईयर इज 80.0.1 एम, यानी पेट्रोल का जो प्राइस है वो किसी mवे दिन जो है 1 जनवरी 2021 के बाद 80 प्लस 0.1 एम है, मतलब 80 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई जो भी दिन होगा ना वो साल का 10वां दिन है, 15वां दिन है, 100वां दिन है, उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, वेयर एम की वैल्यू है 1 2 3 से लेकर 100 तक, यानी 100 डे तक एम की वैल्यू है। एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब क्या है कि 1 जनवरी से हर दिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, और किस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन 100वें दिन तक प्राइस बढ़ेगा और उसके बाद ये प्राइस हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज पर लीटर ऑन nth डे ऑफ 2021 इज 69 प्लस 0.15 एन। वहीं पर डीजल का प्राइस जो है वो कैसे चल रहा है, 69 प्लस 0.15 एन, और यहाँ पर nth डे है और यहाँ पर एम डे था। ऑन विच डेट in the year 2021 are the prices of these two are equal, इन दोनों का प्राइस कब इक्वल होगा। तो यहाँ पर तो एक कंडीशन थी m की वैल्यू 100 तक ही बढ़ रही है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पूछना क्या चाह रहा है आपसे, पूछना आपसे ये चाह रहा है कि ये पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है, और ये आपका डीजल का प्राइस है, ये दोनों किस दिन इक्वल होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि इस प्राइस के अंदर एक कंडीशन है सर, कि ये 100 डे के बाद कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि ये 80 है, ये 60 है, यानी कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये जो है अगर एक डेट के बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद ये आके इसको कवर करके मिल सकता है। तो ये हम देख लेते हैं कि ये कांस्टेंट होगा 100 डे पर। तो कांस्टेंट होगा मान लो 100 डे पर, इसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू 100, तो ये क्या हो गया 80 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 90, यानी ये 90 रुपीज़ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा आफ्टर 100 डेज। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये वाला प्राइस जिस दिन पर एन की जिस वैल्यू के लिए, एन की वैल्यू क्या है, एन है साल का वो दिन, ठीक है, जिस दिन इसकी प्राइस होगी, तो उसका मतलब क्या है कि 69 प्लस 0.15 एन जब 90 रुपए के इक्वल हो जाएगा तब दोनों का प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकाल लूंगा, एन की वैल्यू निकालने के बाद मैं डेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 जनवरी के बाद मैं दिन जोड़ते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले एन की वैल्यू, तो 0.15 एन, 90 में से 69 गया तो कितने बचे 21, एन इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 0.15, यानी इसको लिखता हूँ ऐसे, 3 5 जो 15, 3 7 21, ये 20, एन की वैल्यू आ गई 140, यानी 140th डे पर क्या होगा, 140th डे पर जाकर आपके साल के पेट्रोल और डीजल का प्राइस इक्वल होगा। कैसे किया मैंने, सबसे पहले सर दोनों का प्राइस इक्वल रखना था, यहाँ पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसका प्राइस कांस्टेंट निकाले 90 रुपए। अब ये कम प्राइस है तो ये 90 तक कब पहुंचेगा, वो मैंने निकाल लिया 140 डेज पे पहुंचेगा सर। अब 140 डेज से मुझे डेट निकालनी है, तो कितना ईजी है, इतना ईजी है कि सबसे पहले देखो जनवरी है, जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, ठीक है, फेब है, अब साल कौन सा है ये देखो, लीप ईयर है या नहीं, 2021 है, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे सर। मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च में 31। अब ये आपको याद नहीं है तो बचपन में जैसे आपका हाथ होता है ना, जो आपके, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि कौन से महीना कितने दिन का होता है, वो कैसे पता चलता है। वैसे तो अभी मैं वीडियो में दिखा नहीं पा रहा कि जैसे ये हमारा हाथ होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ये हम ऐसे गिनते थे, जनवरी फरवरी नीचे, मार्च ऊपर 31 डेज, अप्रैल नीचे 30 डेज, मई ऊपर तो 31 डेज, इस तरीके से।
ठीक है। इस तरीके से वैसे तो बचपन में आपको सिखा दिया होगा और आपको याद भी होगा, फिर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप इस या तो समझ लेना या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई और वीडियो आपको मिल जाएगा जिसपे समझा रखा होगा कि हम अपने किस तरीके से देख सकते हैं कि किस महीने में 30 डेज होंगे, किस में 31 होंगे। ठीक है। जनवरी में 31, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 दिन। अब ये कितने दिन हो गए सर टोटल? ये हो गए आपके 8 और 1 9 और 1 10, 4 6 7, सॉरी 3 1 4 6, 6 and 3 9 and 3 120 डेज हो गए। ठीक है। और अप्रैल आ गया, और वैसे भी आंसर मई के अंदर है। आपको 140 डेज निकालना था, तो 120 डेज में 20 डेज और ऐड कर देंगे, यानी 20 मई आपका आंसर हो जाएगा। तो 140 डेज पूरे हो जाएंगे। कैसे निकाला? बिल्कुल ईजी था भैया। आपको दिख रहा है कि 140 डेज 4 महीने से ऊपर और 5 महीने से नीचे, तो 4 महीने में कितने दिन हो गए? 120 डेज हो गए। हमने निकालना इस तरीके से ही है। ठीक है। इसके बाद बाकी 20 दिन बचे, यानी मई की 20th डे पर 140 डेज पूरे हो जाएंगे और पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही जो है ना एप्लीकेशन पार्ट है इस टॉपिक का, जो समझना, जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिक चीजें आप वही यूज करेंगे, लेकिन बस उसका एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा। ठीक है। चलो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है सर? जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे। जोसेफ जो है वो हर 5वें दिन क्लब जाता है। हर्ष जाता है हर 24वें दिन, और सुमित जाता है हर 9वें दिन। ठीक है। 24th डे और 9th डे। इफ ऑल थ्री ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन संडे, अगर एक बार संडे को ये सब मिले, देन ऑन विच डे विल ऑल थ्री ऑफ देम मीट अगेन। तो अब वो कौन सा दिन होगा जब ये तीनों मिलेंगे? सबसे पहली बात, क्या आपको क्वेश्चन पढ़ते ही एलसीएम वाला टॉपिक याद आया या नहीं आया? जब भी कोई तीन चीजें हैं, वो कुछ तीन अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर मान लो कर रही होती है कोई भी चीज, तो वो इक्वल टाइम पीरियड पे कब आएंगी, ये हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से निकालते हैं। अब सिंपल सी बात क्या है, मुझे दे रखा है कि जोसेफ हर 5वें दिन जाता है, हर्ष हर 24वें दिन जाता है, सुमित हर 9वें दिन जाता है। ये संडे को मिले थे, तो अगली बार कब मिलेंगे? फिर वही चीज, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेट पे डे पता है, तो उसके एक फिक्स दिनों बाद क्या डे होगा, वो मैं 7 का डिवाइड देके और रिमाइंडर से निकाल सकता हूँ। अब वो दिन कितने होंगे, तो वो करने के लिए मैं क्या कर दूं? 5, 24 और 9 का निकाल दूं एलसीएम, तो मेरा काम हो जाएगा। 2 से जाएगा पहले, फिर 2 से जाएगा, फिर जाएगा 2 से, अब जाएगा 3 से, फिर जाएगा 3 से, और फिर जाएगा 5 से। कितने हो गए? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, 182 जा 360। अब 360 डेज बाद वो मिलेंगे, तो क्या देंगे? 7 से हम डिवाइड देंगे। 7 5 जा 35, 1 और 0, 7 1 जा 7, और रिमाइंडर बचा आपका 3। रिमाइंडर बचा 3। बेस डे था आपका संडे, तो संडे में 3 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करा इसने? एलसीएम के टॉपिक को आपके कैलेंडर के टॉपिक से जोड़ दिया। तो यही यूपीएससी करता है, बस यही एप्लीकेशन पार्ट आपको समझना है कि दो चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ। पहला एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर हुआ हमारा कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। दोनों अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए है इजी। ठीक है। चलो, अब यूपीएससी का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन इजी है, करने का ट्राई कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे। सिंपल सी बात बोली कि महीने का जो भी आखिरी दिन है ना, चाहे वो तारीख 29 हो, 30 हो, 31 हो या 28 हो, ये चार डेट पॉसिबल है मंथ के लास्ट डेट में, क्योंकि ये फरवरी में 28 और 29 हो सकती है, और अदर मंथ्स में 30 31 हो सकती है। तो इन चार दिन में से कोई एक दिन वेडनेसडे है, वो जो भी महीना है उसका आखिरी दिन है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अब पहले आप अपना एसओपी की तरह क्वेश्चन देख लो, क्या पहले स्टेटमेंट से मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ क्या? वॉट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। इस गिवन मंथ की 14th डे पर कौन सा दिन होगा? क्या आप केवल स्टेटमेंट वन, जिसमें सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि मंथ का आखिरी दिन वेडनेसडे है, उससे 14 तारीख को कौन सा डे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकता सर, क्योंकि आखिरी दिन
पर्टिकुलर डिसाइड नहीं हो पा रहा। अगर कोई एक डेट मुझे मिल रही होती तो मैं माइनस करके निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर डेट नहीं मिल रही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो मैं नहीं कर सकता। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। क्या कह रहा है? थर्ड सैटरडे 17th डे था, यानी 17 तारीख को सैटरडे था। अगर मैं आपको बोलूं सर 17 तारीख को सैटरडे है, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि 14 तारीख को कौन सा डे होगा? सर मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। 17 को सैटरडे, 16 को फ्राइडे, 15 को थर्सडे, 14 को वेडनेसडे। जी हाँ, मैंने बता दिया। सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड का यूज करके मैंने आंसर दे दिया, और फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे कोई काम नहीं आई। तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है। 1 और 2 दोनों रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। एसओपी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपके पास रहेगा, 2 स्टेटमेंट रहेंगे, पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ो, उससे जो कंडीशन बन रही है क्या केवल उससे क्वेश्चन हो पा रहा है क्या? फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या केवल सेकंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन हो पा रहा है क्या? फिर दोनों को एक साथ लगा के देखो क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं। तो हमारा सेकंड जो स्टेप था कि केवल सेकंड स्टेटमेंट से चेक करो, तो वो हमारा इस क्वेश्चन में हो गया फुलफिल। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 आवर्स। ठीक है, 2:30 बजे चले हैं सर, एंड ड्रोव टू विलेज, और गाड़ी चला के चले गए अपने गांव। अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15 आवर्स, यानी जब वो विलेज पहुंचे और वहां उन्होंने घड़ी देखी तो बजे थे 3:15, 15:15। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, फिर उन्होंने वहां पर 25 मिनट रुके, इतना सही काम था उन्हें। और फिर ही ड्रोव बैक बाय अ डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रूट। इसके बाद जब वो वापस आए ना, तो उन्होंने डिफरेंट रूट लिया जो कि 1.25 गुना क्या था, लेंथी था, बड़ा था। एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग, यानी रेट क्या, रेट मतलब स्पीड, स्पीड इनकी डबल। जो डिस्टेंस उन्होंने कवर करी वो 1.25 टाइम ज़्यादा थी, और स्पीड इनकी लेकिन डबल हो गई। और जब वो घर आए तो उन्होंने घर पे देखा कि बजे हैं 4। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 बजे हैं सर, है ना? एज कंपेयर टू द क्लॉक एट द होम, द विलेज क्लॉक इज स्लोअर और फास्टर। सिंपल सी बात क्या है कि जो घर में जो घड़ी है ना, उसका जो टाइम है वो विलेज की टाइम से कुछ अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा था वो समझते जाओ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये उनका घर था, ये बज रहे थे 14:30, या आप कह लो 2:30 बज रहे थे, 14:30 बज रहे थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक डिस्टेंस कवर करी, और मान लो टी टाइम लगा उन्हें, और वो एक विलेज पहुंच गए अपने। अब इस विलेज में जो टाइम हो रहा था ना, वो हो रहा था 15:15, लेकिन क्वेश्चन में ये बता दिया है कि ये घड़ी जो है वो इस घड़ी से मैच नहीं करती, यानी इसको अभी हमें कंसीडर नहीं करना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 45 मिनट्स लगे हैं, नहीं, क्योंकि ये घड़ी का जो टाइम है ये इस घड़ी के टाइम से मैच ही नहीं हो रहा, तो इसको आप नहीं ले सकते। फिर इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये भैया 25 मिनट्स यहाँ पे रुके हैं, 25 मिनट्स यहाँ पे रुके हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक टाइम लगाया है, उसके बाद ये अपने घर पहुंचे, और घर पहुंच के जब उन्होंने वापस देखा तो टाइम हो रहा था 16 आवर्स। और क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, क्वेश्चन में एक चीज और ये दी हुई है कि सर जो यहाँ पर इन्होंने रूट अपनाया है ना, ये रूट इसका 1.25 टाइम्स है, और स्पीड डबल है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर टाइम कितना लगा इसके मुकाबले, तो हमें निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक याद करो, डी इक्वल्स टू एस टी। ठीक है, और टी इक्वल्स टू डी अपॉन एस। अब अगर मैं वापस आने का टाइम देखूं टी डैश, डिस्टेंस हो गई 1.25 टाइम, यानी 1.25 ऑफ डी, और स्पीड हो गई ट्वाइस, यानी 2d। तो कर दूं, चलो सर ये लो, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, यानी 5/8, यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, 5/8 ds।
अब डी अपॉन एस की वैल्यू क्या है टी, यानी टी डैश कितना हो गया 5/8 टाइम्स ऑफ टी, मतलब यहाँ पर क्या है ये 5/8 ऑफ टी जो है टाइम लगा है। अब देखो यहाँ पर घर की घड़ी जब निकले जब बज रहे थे 2:30, आए जब बज रहे हैं 4, मतलब कितना 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट, यानी कि जो ये तीनों टाइम है, ये टी, ये 25 मिनट और 5/8 ऑफ टी, ये तीनों मिला के कितने हैं, ये तीनों हैं 90 मिनट। ठीक है, तो अगर मुझे टी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो मैं ये कंपेयर करके बता दूंगा या नहीं बता दूंगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है इनकी टाइम में। क्यों? क्योंकि टी का टाइम मिलते ही मुझे ये पता पड़ जाएगा कि जब ये विलेज वाली जो घड़ी है ये 3:15 बजा रही थी तब मेरे घर पे कितने बज रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, टी प्लस 25 प्लस 5/8 ऑफ टी, पूरा टाइम कितना 90 मिनट्स। ठीक है, 8 आपका एलसीएम आ गया, टी प्लस 25 8 जा 200 प्लस 5t 9 8 जा 72। ठीक है, 60 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 520। तो टी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना क्योंकि इसमें टी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पर 80 आएगा ना। 8 अपने एलसीएम लिया है तो 8 एंड 5 कितना हो गया आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 13t, 13t 520 हो गया, 13 4 जा 52। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई सर। टी की वैल्यू 40, मतलब 2:30 बजे में मैं 40 मिनट जोड़ूंगा तो कितना होगा 3:10। लेकिन वहां पर टाइम कितना हो रहा था 3:15 हो रहा था सर। इसका मतलब क्या हुआ 5 मिनट ये वाली जो घड़ी है विलेज वाली वो फास्टर है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस वाले को क्लॉक वाले टॉपिक से जोड़ा और क्वेश्चन बनाया और कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ क्या थी, समझने वाली चीज़ ये थी पहले कि हम इस चीज़ को इस तरीके से डिनोट कर लें और ये चीज़ समझें कि अगर मुझे स्लो और फास्ट निकालना है तो इसका मतलब ये है कि मेरी घर की घड़ी में इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या टाइम हुआ होगा, और जो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी उससे मैं किस तरीके से यहाँ का टाइम निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस टाइम। अगर इतना सब आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल तो था पर इतना नहीं है कि डुएबल ही नहीं, डुएबल तो बिल्कुल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, 3 बच्चे हैं मिस्टर एक्स के और इनके पहले बच्चे का बर्थडे अप्रैल के 5वें मंडे को है। ठीक है, 5वें मंडे, एंड दैट ऑफ द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। और फिर सेकंड वाले का जो बर्थडे है वो 5th थर्सडे ऑफ नवंबर को आ रहा है। ठीक है, ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th ऑफ दिसंबर। 20th ऑफ दिसंबर को उनका तीसरा बच्चा है तो उसका बर्थडे किस दिन होगा ये निकालना है। आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है 5th मंडे ऑफ अप्रैल। सबसे पहले मुझे बात बताओ कि अप्रैल में दिन कितने होते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 दिन। ठीक है, अब इसके अंदर 5th मंडे कब हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात करो कि वैसे आपको पता है कि ना 4 वीक्स होते हैं और 28 दिन और बाकी के 2 दिन होते हैं इस महीने के अंदर। तो अगर मैं लूँ तो कैसे हो सकता है, दिमाग में बनाओ। देखो 1 को मान लो अगर मंडे हो तो 8 को, 15 को, 22 को और 29 को। एक कंडीशन तो ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है कि 2 को हो। 2 9 16 23 और 30। इसके अलावा जैसे आप 3 को लोगे तो वो इस महीने में 5वां मंडे नहीं बन पाएगा। तो यानी कि 5वां मंडे केवल 2 तारीख को ही हो सकता है, वो है या तो 29th को या फिर 30th ऑफ अप्रैल को। ये बात समझ में आ गई आपको? सॉरी, 30th ऑफ अप्रैल को मंडे हो सकता है। अब ये दो कंडीशन है पहले वाले से। अब इस पहले वाली कंडीशन से हम ऐसा लेते हैं, चलो हमने मान लिया कि 29th ऑफ अप्रैल को मंडे है। अब अगर 29th ऑफ अप्रैल को मंडे है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि नवंबर के 5th थर्सडे पे सेकेंड वन का बर्थडे आना चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं कि नवंबर का 5th थर्सडे बनता है क्या इस 29th ऑफ अप्रैल से। 29th ऑफ अप्रैल पर मंडे है। अगर 29th ऑफ अप्रैल का मंडे है और मुझे नवंबर का निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले देखो अप्रैल का कितने दिन बचा, 30 तारीख यानी 1। अप्रैल के बाद क्या आती है मई, मई में होते हैं 31 डेज।
फिर आता है जून, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31। ठीक है, जून जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 होते हैं। अगस्त, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन और नवंबर के कितने दिन लेने हैं मुझे, या तो 29, वही सेम नवंबर में भी होगा फिफ्थ थर्सडे, या तो 29 को हो सकता है या 30 को हो सकता है। तो पहले मैं 29 का चेक कर लेता हूँ। 29 क्या थर्सडे आ रहा है, नहीं आ रहा। 29 ऑफ अप्रैल पे मंडे लेने से। ठीक है, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। कितने हुए ये, देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे जोड़ेंगे, इस 1 को यहाँ जोड़ दो, ये हो गया 30। ठीक है, 30 के अलावा अब ये 31 कितने, 4 है। ठीक है, तो 4 प्लस अब 30 कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप जोड़ सकते हो, चाहे तो कैसे भी जोड़ सकते हो। ये हो गया 214 और अपॉन 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, रिमाइंडर आएगा 4। 4 रिमाइंडर आया और हमारा बेस डे था मंडे। ठीक है, तो बेस डे मंडे में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। यानी कि जब हम 29 ऑफ अप्रैल को मंडे ले रहे हैं तो 29 ऑफ नवंबर को फ्राइडे आ रहा है सर। अगर 29 ऑफ नवंबर को फ्राइडे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस महीने में इस कंडीशन से 5 थर्सडे नहीं बन सकते, क्योंकि थर्सडे 28 का होगा और 28 का थर्सडे होगा तो वो 5 नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें एक दिन लेट लेना है, एक दिन लेट लेंगे तभी जाके तो 29 का थर्सडे आएगा ना। और एक दिन लेट लेना है मतलब यहाँ पर हमें 30th ऑफ अप्रैल का मंडे लेना है, 30th ऑफ अप्रैल का मंडे लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 30th ऑफ अप्रैल का मंडे लेंगे तो यहाँ पर 29th ऑफ नवंबर का क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक फिर हम प्लस नहीं करेंगे और यहाँ बनेगा 213। 213 में जैसे हम डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 3, और मंडे में 3 जोड़ेंगे तो आएगा थर्सडे। ठीक है, तो अब मेरा क्या क्लियर हो गया इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि 29 नवंबर को आपका थर्सडे है। अगर 29 नवंबर को थर्सडे है तो 20th ऑफ दिसंबर को क्या होगा, मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। नवंबर में कितने ऑड डेज बचे, 1 ऑड डे बचा नवंबर में। ठीक है, और इसके बाद 20 डेज ये हो गए, तो ये कितने डेज हो गए, 21 को 7 से डिवाइड देंगे, पूरा डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर बचा 0। यानी कि अगर 29 ऑफ नवंबर को थर्सडे है तो 20th ऑफ दिसंबर को भी क्या होगा, थर्सडे ही होगा। और आंसर आ गया आपका बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। ठीक है, हर 24 घंटे में एक वॉल क्लॉक जो है वो 10 मिनट फास्ट हो जाती है। ठीक है, द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। सुबह 8 बजे मंडे को करेक्ट टाइम उसको सेट कर दिया। When the clock shows the time 6 PM on the Wednesday, what is the correct time? ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वेडनेसडे को 6 बजे अगर वो दिखा रही है, क्योंकि वो हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट होती जा रही है, तो वेडनेसडे को 6 बजे, अगर उसकी घड़ी में 6 बजे है तो एक्चुअल टाइम क्या हुआ होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मुझे ये पता है कि 24 आवर्स में वो 10 मिनट फास्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 आवर का निकाल लूँ तो 10/24 मिनट फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये 8 AM मंडे से 6 PM वेडनेसडे तक कितना टाइम हुआ, देखो 8 AM है और मंडे है, तो 8 AM से 8 AM ट्यूसडे तक 24 आवर्स हो गए, और 8 AM ट्यूसडे से 8 AM वेडनेसडे तक और 24 आवर्स हो गए। अब 8 AM वेडनेसडे से 6 PM वेडनेसडे कितना हुआ, 8 से लेकर 12 तक 4 आवर्स और 12 से 6 यानी 10 आवर्स। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 58 आवर्स हो गए। यानी कि 58 आवर्स में ये कितना फास्ट होएगी, अगर मुझे निकालना है तो 10/24 इंटू 58। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई 29/12। ठीक है, अब इनको और सॉल्व कर लेते हैं। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पॉइंटों में निकाल के और अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 29 इंटू 5 हो जाएगा 145/6। 145/6, तो 6 2 12, 24.1 लगभग 24 मिनट्स हो गए।
है ना, लगभग कितने हो गए, 24 मिनट्स हो गए। तो 24 इस 6 PM से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये घड़ी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:36 PM इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। 24 आवर्स का दिया हुआ है, 1 आवर का निकाल लिया, और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो टाइम पीरियड मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो, बिटवीन 6 PM and 7 PM the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at। ये क्वेश्चन करो, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था बेसिक वाली क्लास के अंदर। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो क्या कह रहा है, 6 PM और 7 PM के बीच में मिनट हैंड ऑफ क्लॉक और कब अहेड होगी हावर हैंड ऑफ क्लॉक से 3 मिनट्स, यानी उनमें डिफरेंस होगा 3 मिनट्स का। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको एंगल को ध्यान देना है। पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसपे मैंने ये एंगल जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था यहाँ पे आपको, ये रहा, when there would be difference of 12 minutes between 2 PM and 3 PM। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी हो गई चेंज कि 6 PM और 7 PM के बीच में इनमें 3 मिनट्स का डिफरेंट कब होगा। तो सिंपल सी बात क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या था, 30h माइनस 11/2m इन द मोड इज इक्वल्स टू एंगल। अब ये एंगल है 3 मिनट्स, तो मुझे पता है कि 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का एंगल, तो 3 मिनट में बन जाएगा 18 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्योंकि अब ये मोड लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 11/2m माइनस 30h इज इक्वल्स टू 18। तो अब रख देते हैं 11/2m माइनस 30 मल्टीप्लाई h क्या होगा, क्योंकि 6 PM है, 6 इज इक्वल्स टू 18। 11/2m माइनस 180 इज इक्वल्स टू 18। 11/2m, तो 180 और 18 जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 198। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 11 जो 11, और ये आपका आ गया 18, m हो गया 36, यानी कि 6:36 PM पर ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर क्वेश्चन खत्म होते हैं इसी के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।